With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin with one more lecture of physics related to the Newton's laws of motion. I warmly welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, previously we have started the forces and we have seen what are the different nature of the forces. हमने देखा था कि forces कौन कौन सी होती हैं, nature of forces कौन कौन सी होती हैं, और उन forces को मद्देनजर रखते हुए हमने जो फादर ऑफ फिजिक्स है सर आइजैक न्यूटन, उनके दिए गए लॉज ऑफ मोशंस जो है उनको डिस्कस करना शुरू किया था. इसमें हमने उनका पहला और दूसरा कानून जो है उसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन आज जो है वो हम फिर से न्यूटन्स का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों लॉज जो है ये अच्छे तरीके से इनको समझेंगे. बेटा इनको इसलिए दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये फिजिक्स की बेस है. अगर आपको ये लॉज अच्छे से समझ आ जाते हैं तो फिर फर्दर आपके पास फिजिक्स के अंदर सर्वाइव करना, आपका फिजिक्स का समझना, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना जो है वो कदरे आपके लिए जो है वो आसान हो जाता है. So let's have a look upon the first statement of the first law of motion. According to this, to every object continues its state of rest or uniform motion in a straight line unless a net force acts on it and changes its state. अच्छा, अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर से इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास 4 मुख्तलिफ बातें हैं. सबसे पहले जो है स्टेट ऑफ रेस्ट, ये पहला पॉइंट है. स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी 0 है, वो स्टेशनरी खड़ी है आपके पास. यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है वो किसी एक मखसूस वेलोसिटी के साथ, इट कैन बी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इट कैन बी 100 मीटर पर सेकंड, किसी भी एक मखसूस वेलोसिटी के साथ जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है. सो दो कंडीशंस यहाँ पे होगी. सबसे पहली जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, दूसरी जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर मूव कर रही है. तीसरी चीज ये है कि वो इस चीज को कंटिन्यू रखती है, जारी रखती है अनलेस इन नेट फोर्स. नेट फोर्स का मतलब कोई भी एक ऐसी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करना. इसकी मैंने मिसाल आपको दी थी कि अगर कोई एक चीज स्टेशनरी खड़ी है तो आप उसको पुश करते हैं, उसको धक्का लगाते हैं, धक्का लगाने के बाद उसके अंदर जो है वो एक मखसूस वेलोसिटी जनरेट कर लेते हैं. सो ये बेसिकली क्या किया आपने, उसकी फोर्स एक्सर्ट करके, नेट फोर्स एक्सर्ट करके उसकी पोजीशन को चेंज किया, उसकी स्पीड को चेंज करने की कोशिश की है, और ये चीज चेंजेस इट्स स्टेट. और ये लास्ट थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से उसकी स्टेट चेंज होना ये जरूरी होता है. तो एक दफा फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. टू एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज ऑलवेज to every object continues its state of rest or uniform straight line motion unless a net force acts on it and changes its state. कि हर ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर कोई भी फोर्स अगर अप्लाई की, नेट फोर्स अप्लाई ना की जाए तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन हो, उसको जो है वो कंटिन्यू रखता है. सो ये बेटा आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था. इसके बाद बेटा सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ क्या कहता है आपसे, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास हमने ये देखा था कि सेकंड लॉ जो है वो आपके पास फोर्स, मास और वेलोसिटी से फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप था एक्सेलरेशन. सो ये बेसिकली जो सेकंड लॉ है वो आपके पास फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों चीजों से जो है वो रिलेटेड होता है सेकंड लॉ आपके पास न्यूटन का. सो इसके अकॉर्डिंग जो है व्हेन ए रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए कांस्टेंट मास एंड एक्सेलरेशन विद रिजल्ट द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स, the direction of the acceleration is same as the direction of the resultant force. इसको अगर सिंपल वर्ड्स में बेटा बयान किया जाए वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको पुश करते हैं, तो उसको पुश करने की वजह से क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, उस डायरेक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन जनरेट होना शुरू हो जाता है. वो जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के. मींस कि आपके पास जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई की जा रही होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितनी कम फोर्स अप्लाई की जा रही होगी उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. सेकेंडली, अगर आपके पास उस बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो फिर उसके अंदर कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और अगर उसका मास जो है वो आपके पास कम होता है तो उसके अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है. सो जो एक्सेलरेशन बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है बेटा वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस
फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मैस के। और यहाँ से हम लोग एक रिलेशन भी डिराइव करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ का कि F इज इक्वल टू m में। वो मैंने यहाँ पे आज के लेक्चर में ऐड नहीं किया क्योंकि वो डिटेल जो है उसके बारे में डिस्कशन जो है वो लास्ट लेक्चर में हो चुकी थी। अब बेटा हमने देखना है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लेट्स सपोज if there is an object A and object B, if the object A exert a force F on the body of B, A is exerting the force on B, then the B exert the force minus F equal in size and opposite in direction on the body A। मतलब क्या है कि आपके पास किसी एक ऑब्जेक्ट A ने किसी बॉडी B के ऊपर जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट की, तो उस फोर्स के अप्लाई होने के बाद ये होगा कि जो बी ऑब्जेक्ट है वो माइनस एफ मींस के जितनी ए ने फोर्स अप्लाई की थी उतनी ही फोर्स दोबारा से ए के ऊपर जो है वो एक्सर्ट करता है। इसको एक और सिंपल वे में आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल लेकिन उसका ऑपोजिट रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि किसी भी एक रबर के बॉल को जो है जब आप किसी दीवार के साथ या जमीन पे नीचे मारते हैं तो जिस फोर्स के साथ आप उसे नीचे की तरफ फेंकते हैं जमीन के ऊपर जाके वो फोर्स एक्ट करती है और नतीजे में क्या होती है, वो रबर का बॉल जो है वो ऊपर दोबारा फिर से आपके हाथ तक जो है वो पहुंच जाता है। सो ये बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन होता है। आपका बॉल नीचे जमीन की तरफ फेंकना जो है ये बेटा एक्शन कंसीडर किया जाता है और वहां से बॉल का वापस उछल के आपके हाथ तक दोबारा वापस आना जो है ये रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। आपने जो है बॉल के जरिए जमीन के ऊपर फोर्स अप्लाई की और रिएक्शन के तौर पे जो है जमीन ने दोबारा फिर से वो फोर्स बॉल के ऊपर अप्लाई की जिसकी वजह से वो दोबारा आप तक आके पहुंच गया। सो ये बेटा न्यूटन का तीसरा कानून होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब इसको अगर मजीद फर्दर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से कह सकते हैं, लेट्स सपोज ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये एरोज शो कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने आप से परे धकेल रहे हैं, दूर की तरफ भेज रहे हैं। तो क्या होगा कि इसकी फोर्स लगाने की वजह से ये पीछे चला जाएगा, इसने इस पे एक्शन किया, रिएक्शन में ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों के दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऑब्जेक्ट 1 जो है ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है ना तो फिर उसे हम कहते हैं F12, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन द ऑब्जेक्ट 2। लेकिन अगर यही फोर्स F21 बन जाती है, F21 का मतलब ये है अगर यही फोर्स ऑब्जेक्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर अप्लाई करता है फिर इसे हम कहते हैं F21, मींस के फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 2 ऑन द ऑब्जेक्ट 1। सो ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। सो ये बेटा आपके पास न्यूटन के तीनों लॉज जो हैं यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फर्दर अगर आपको इनसे मुतल्लिका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे लाजमी तौर पर डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।